हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया एकदम मस्त। तो बच्चों हम लोग पीजीटी मैथ्स के अगले वीडियो पर आ गए हैं। हम लोग बेटा पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने टारगेट बनाया है कि मैं 100 डेज में, दैट मीन्स 100 आवर्स में, 100 घंटे में आपको पूरा पीजीटी मैथ्स का सिलेबस पढ़ाऊंगा। टेंशन नहीं पालना। ये सारे वीडियोस आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिलेंगे और आप बस यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, लिखिए कंप्लीट पीजीटी मैथ्स, है ना, बाय एच डी सर। कंप्लीट पीजीटी मैथ्स बाय एच डी सर, है ना, या बाय एच डी मैथमेटिक्स अगर आप लिखेंगे तो ये प्लेलिस्ट निकल के आ जाएगी। इस प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियोस आपको मिलेंगे और ये पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने क्वाड्रेटिक से स्टार्टिंग किया है। तो पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, पहले 11-12 का सिलेबस पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्रेजुएशन का भी सिलेबस पढ़ेंगे। और बेटा मैं ग्रेजुएशन के अलग से ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, सबके वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। बस जाके सर्चिंग पे लिख दीजिए ग्रुप थ्योरी बाय एच डी मैथमेटिक्स आ जाएगा, लीनियर अलजेब्रा बाय एच डी मैथमेटिक्स आ जाएगा। 11-12 के एनसीईआरटी और आईआईटी के भी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं अलग से, वो भी आप जाके अलग से उनको डिटेल चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, जो बच्चे पीजीटी की तैयारी करते हैं उनमें से बहुत से बच्चे अलग अलग पीजीटी की तैयारी करते हैं, अलग अलग टीजीटी की भी तैयारी करते हैं। तो मैं बता दूं, पीजीटी जितने भी हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है ना। मतलब 60-70% उसमें 11-12 आता है, 30-40% ग्रेजुएशन के भी टॉपिक आते हैं, ध्यान रखना। तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जितने ही पीजीटी हैं सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है, एक आध टॉपिक का कोई डिफरेंस होगा, उसको आप देख लेना। और टीजीटी में भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो जितने भी इस टाइप के एग्जाम हैं आप अगर देना चाहते हैं तो आप उसको पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। टॉपिक अगर सिलेबस में है तो ऑलमोस्ट चीज़ें वही रहेंगी, है ना। क्वेश्चन मैंने बताए थे कहाँ से करने, पुराने आईआईटी मेंस के आए हुए क्वेश्चंस करने हैं। उसकी एक अलग किताब मार्केट में आती है, आईआईटी मेंस की क्वेश्चन की आपको बुक लेनी है और चैप्टर वाइज लेनी है, ध्यान रखना, पेपर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज। उसमें एक चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ होंगे। उनमें भी अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे, मतलब 70-80% जो क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आते थे वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन के ही आते थे, उनको आप आसानी से करेंगे, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर काफ़ी फायदा करते हैं। खास तौर पे वो क्वेश्चन जो आईआईटी ने 2000 के पहले पूछे थे, वो क्वेश्चन काफ़ी इजी होते थे, वो यहाँ पर जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ी यहाँ पर स्पीड हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि हमें ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। कोई टेंशन नहीं है, स्पीड आपकी बन जाएगी और वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में बताऊंगा तो उससे आपकी स्पीड अपने आप ही इम्प्रूव करेंगे। तो टेंशन नहीं पालिए, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मॉडुलस से रिलेट करके सॉल्व करना सीखा था। देखो बच्चों, हम लोग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ें। ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और ये पूरे मैथ्स में हमारे काम आएंगी। तो ये पहला टॉपिक ध्यान से पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं, मैं कहता हूं x² + y² बराबर 0। तो क्या होगा देखो, अब चूंकि x² पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव चीजों का सम 0 हो सकता है क्या, सोचो। हाँ, अगर x 0 हो और y 0 हो तभी ये पॉसिबल है। देखो बीच में एंड है, एंड का मतलब x भी 0 एंड y भी 0, दोनों चीजों को 0 होना चाहिए। एंड है यहाँ पर, और नहीं है, ध्यान रखना, और नहीं, एंड है, मतलब x भी 0 चाहिए एंड y भी 0 चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे कि अगर मैं x को आयोटा ले लूं, आयोटा, और y को 1 ले लूं तो क्या होगा, आयोटा² + 1 बराबर 0। आयोटा² की वैल्यू क्या होती है, -1। देखो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। इसका मतलब अगर एक्स वाई मैं इमेजनरी ले लूं तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं एक्स वाई को रियल लूंगा तो अकेला केस यही पॉसिबल होगा बस। अगर मैं एक्स वाई को इमेजनरी ले लूं तो ये चीज पॉसिबल है ना। हो सकता है एक्स और वाई दोनों 0 ना हो लेकिन उनके स्क्वायर का सम 0 हो जाए। लेकिन अगर मैं एक्स वाई को इमेजनरी ले लूं तो अकेला ही केस ये पॉसिबल होगा, एंड है बीच में। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा x - 1 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो मैंने आपसे पूछा कि x और y क्या क्या होंगे।
तो मतलब x माइनस 1 बराबर 0 एंड y माइनस 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई एंड y की वैल्यू 2 आ गई। मतलब मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जहां x 1 हो और y 2 हो, तो वो एक ही पॉइंट होगा। मान लो यहां पर हमारा x 1 है और y 2 है, तो ये पॉइंट अकेला इसका आंसर है क्योंकि बीच में एंड है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ इंटू है, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मैंने बताया और होता है। तो x माइनस 1 बराबर 0 और y माइनस 2 बराबर 0, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। तो जैसे इसका आंसर एक पॉइंट है, पॉइंट x1 y2, और कोई इसका आंसर नहीं होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या हुआ, देखो समझो। x बराबर 1 जानते हो ना, जैसे मैं कहूं x बराबर 1, तो x बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, देखो x इक्वल टू 1 का मतलब हुआ एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है और 1 की डिस्टेंस पर है। ये लाइन हो गई x इक्वल टू 1। और y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और उसकी डिस्टेंस 2 है। तो ये x इक्वल टू 1 लाइन है और ये y इक्वल टू 2 लाइन है। x इक्वल टू 1 का मतलब यहां से ये 1 डिस्टेंस पर होगी y एक्सिस से, y इक्वल टू 2 का मतलब ये x एक्सिस से 2 की डिस्टेंस पर होगी। देखो और का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, और का मतलब होता है हो सकता है ये हो ये ना हो सकता है ये हो और ये ना और हो सकता है दोनों ही हो। क्योंकि और का मतलब होता है कि खाली ये हो सकता है, खाली ये हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। बस समझे। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, देखो इसका आंसर x इक्वल टू 1, मतलब पूरी लाइन हो सकता है। जैसे x को मैं 1 रखूं और y को मैं कुछ भी रखूं तो इसका आंसर होगा। तो मतलब x इक्वल टू 1 पूरी स्ट्रेट लाइन इसका आंसर हो सकता है ना। अच्छा, y इक्वल टू 2 भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि अगर मैं खाली y को 2 रखूं तब भी सेटिस्फाई करेगा और खाली x को 1 रखूं तब भी सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 होगा, और हाँ अगर दोनों भी 0 है तब भी आंसर 0 हो जाएगा, है ना। और का मतलब ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं। और का मतलब ओनली 1 यहां नहीं समझना, और का मतलब ओनली 1 या ओनली 2 या बोथ, सब कुछ आएगा यहां पर। बात समझे। तो इसका जो आंसर है एक्चुअली ये दो स्ट्रेट लाइंस है, ध्यान रखना। इसका आंसर केवल एक पॉइंट है। हाँ देखो, ये जो पॉइंट है 1,2 जहां पर x1 और y2, ये वही पॉइंट है जो यहां था। वो पॉइंट भी इसका आंसर है, लेकिन बेसिकली वो पॉइंट इन दोनों लाइनों में शामिल हो गया। तो मैं कहूंगा इसका जो आंसर है ये दो स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन है और इसका जो आंसर है अकेला पॉइंट है। तो हम देखना और एंड से इतना फर्क पड़ जाता है। इसके पास इनफाइनाइट आंसर है क्योंकि x इक्वल टू 1 हो, y कुछ भी हो। क्योंकि देखो इस लाइन पर जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं आ जाऊँ तो x इक्वल टू 1, y है 0, तो 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब देखो अगर मैं इसमें x को 1 y को 0 रखूँ तब भी सेटिस्फाई होगा, x को 1 y को -1 रखूँ तब भी सेटिस्फाई होगा, x को 1 y को 10 रखूँ तब भी सेटिस्फाई होगा। तो बहुत सारे पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ से। ये सब इसके आंसर हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। भाई जरूरी थोड़ी मैं y को 2 लूँ, मैं x को 1 लेता हूँ, y को कुछ भी ले सकता हूँ, सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर मैं y को 2 लूँ और x को कुछ भी ले लूँ तो सेटिस्फाई करेगा। ध्यान रखना, y को 2 ले लूँ, x को कुछ भी ले लूँ तो सेटिस्फाई करेगा, और हाँ अगर दोनों को ले लूँ तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये और एंड में अंतर होता है। एंड का मतलब दोनों में कॉमन चीज, और का मतलब केवल ये हो या दोनों भी हो सकते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना भाई। देखो जब आप और का मतलब बेसिकली होता है यूनियन। यूनियन में जो एक में है, जैसे कि अगर आप, मैंने बताया था कि अगर आप मान लीजिए एक सेट ए ले लें और एक सेट आप बी ले लें, तो अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो अकेला वो आएगा जो दोनों में है, केवल बी आएगा। लेकिन अगर आप यूनियन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है, वो आएंगे जो बी में है, और वो भी आएगा जो दोनों में है। तो कॉमन भी आता है यूनियन में, कॉमन वाला भी आता है
और जो अकेले अकेले में है वो भी आते हैं। इंटरसेक्शन में केवल वो आएगा जो कॉमन होगा। बात समझे ना? तो ये बात ध्यान रखना कि और कहाँ पर है, एंड कहाँ पर है। ऐसे केसेस में एंड है, और जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या होता है, और होता है ना। इन चीजों में काफी फंसाते हैं हमको, और एंड के खेल में। अब खैर आप नहीं फंसेंगे, अब आप समझ गए क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ x है और y है, दो चीजें हैं, है ना। देखो दो अलग अलग चीजों का इंटरसेक्शन नहीं निकलता। आप ये मत समझना कि मैं एक में 1 ले लूं और एक में 2 ले लूं तो इनका तो इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। इसलिए आप यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि इनका तो इंटरसेक्शन 5 हो गया, क्योंकि कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। इनको ऐसे ही लिखेंगे x1 एंड y2। बात समझे? देखो अब जैसे क्या होता है, यहां पर एक बात और आप समझिए, और यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि x y रियल है, क्योंकि अगर x y इमेजिनरी है तो इसके और भी बहुत से आंसर हो सकते हैं। यहां सारे केसेस में हम ये मान के चल रहे हैं कि x y रियल है, बल्कि हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ते हैं तब तो इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर निकलते हैं हम इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करते। हम मैथ्स के किसी भी टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो हम इमेजिनरी नंबर की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ध्यान रखना। हम यही मान के चलते हैं सब कुछ रियल चल रहा है। केवल और केवल जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तभी हम इमेजिनरी नंबर के बारे में सोचेंगे, बाकी हम नहीं सोचेंगे। देखो जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, मैंने कहा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 0, और मैंने कहा बताइए x क्या है। या मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिख दूं x माइनस 10 का स्क्वायर लिख दूं और मैं कहूं बताइए x क्या है, तो तुम क्या सबका स्क्वायर ओपन करोगे? बहुत टाइम लग जाएगा। सबका स्क्वायर ओपन करोगे, सवाल करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ध्यान दो, स्क्वायर्स का सम है तो मतलब वो 0 है। स्क्वायर्स का सम 0 है तो वो कब पॉसिबल है? जब x माइनस 1 0 हो, एंड x माइनस 2 0 हो, एंड x माइनस 3 0 हो, एंड x माइनस 10 0 हो। तो यहां से x क्या मिलेगा 1, यहां से क्या मिलेगा x2, यहां से x क्या मिलेगा 3, और यहां से x क्या मिलेगा 10। तो देखो ध्यान दो, अब इन सबके बीच में एंड है। एंड का मतलब इन सबका आपको इंटरसेक्शन लेना। अब देखो ये सेम वेरिएबल हैं, तो जब सेम वेरिएबल हैं तो इनमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं एक में ले लूं 1 और एक में मैं ले लूं 2 और एक में मैं ले लूं यहाँ पर 10, अब मैं इन सबका इंटरसेक्शन निकालूं तो इन सबका इंटरसेक्शन 5 आएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल है। तो यहां से हमारा जो आंसर आया वो आया x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि आपको इन सबका इंटरसेक्शन लेना है। ये मत कहना कि मेरे पास 10 आंसर आ गए। 10 आंसर नहीं, एक्चुअल में आपके पास कोई भी आंसर नहीं आया, क्योंकि आपको इन सबका इंटरसेक्शन लेना है। सेम वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग थे तो इंटरसेक्शन नहीं लेना, बस ऐसे लिखोगे कि x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल थे। यहाँ पर वेरिएबल सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये x बराबर 1 पर 0 होगा लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये 2 पर होगा तो ये 2 पर नहीं होगा। तो हर जो स्क्वायर का सम अगर 0 है तो इसका मतलब सबको अलग अलग 0 होने चाहिए, और उन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो यहाँ पर ये एंड और का खेला है, खेला एंड और का ये खेला है। ये अब तुम समझ गए। ध्यान रखना कि कहां पर एंड है कहां पर और है, ठीक है ना। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। देखो बच्चों, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक में है ना डी होता है। डी क्या होता है?
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डी पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल एंड डिफरेंट होंगे, डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो आगे ध्यान दो, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी सी कैसे हैं, रैशनल नंबर है। क्यू का मतलब क्या है, रैशनल नंबर। तो ऐसे केस में जो रूट्स आएंगे वो रैशनल होंगे। रैशनल का मतलब x कुछ इस टाइप का आएगा 2/3 या 1, क्योंकि 1 भी रैशनल होता है भाई, इंटीजर भी तो रैशनल ही होते हैं ना, सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है 1/5, x की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है 10/3, ये सब क्या है, रैशनल नंबर। तो रूट्स रैशनल होंगे कब, जब d परफेक्ट स्क्वायर होगा और a b c रैशनल होंगे। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि जब d पॉजिटिव नेगेटिव में था तो मैंने बताया था a b c को रियल होना चाहिए, तब वो d पॉजिटिव नेगेटिव वाले खेल सब सही हैं। d पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल होंगे, d नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। कब, जब a b c रियल हो। लेकिन ये रैशनल रूट्स तभी होंगे जब ए बी सी रैशनल हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो। ये बात ध्यान देना। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या, बोलो। जैसे क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, √3 का स्क्वायर लिख लो, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा 4 परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा 4/9 परफेक्ट स्क्वायर है क्या। तो परफेक्ट स्क्वायर भी 50 टाइप के होते हैं। तो यहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिखना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखो जैसे ये √3 का स्क्वायर है, अब √3 क्या हो गया, इररेशनल, तो ये इररेशनल का स्क्वायर है, तो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मानेंगे क्योंकि ये √3 का स्क्वायर है। √3 क्या हो गया, इररेशनल नंबर, समझते हो ना। √2 √3 जो रूट ना निकल पाए वो सब इररेशनल होते हैं, और बाकी ये सब रैशनल हैं। जो p/q फॉर्म के हैं वो भी रैशनल हैं, जो 1 2 3 4 है, -1 -2 जो इंटीजर हैं वो भी रैशनल ही होते हैं। इंटीजर भी रैशनल हैं और जो इस टाइप के होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, है ना। √2 √3 सब क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए, हाँ ये चाहिए, क्योंकि देखो ये 2 का स्क्वायर है, रैशनल का स्क्वायर है, ये भी चल सकता है। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा और ए बी सी रैशनल होंगे तो रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा अगर मान लीजिए कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लीजिए डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी रैशनल हैं, तो ऐसे केस में जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इररेशनल होंगे, इररेशनल। और जो इररेशनल रूट होते हैं वो भी हमेशा इस टाइप के होंगे। अगर एक p प्लस √q है तो दूसरा क्या होगा, p माइनस √q होगा, हमेशा इस टाइप के रूट्स होते हैं। देखो उसकी वजह क्या है, जो x की वैल्यू होती है ना, ये क्या होती है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, तो ये d हो गया d। अब अगर मान लो d परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो मतलब ये रूट हट जाएगा। अगर मान लो d जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, इस टाइप का हुआ, तो रूट हट जाएगा। रूट हट जाएगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रैशनल, क्योंकि उसमें अंडर रूट नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो d परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तो उसमें अंडर रूट आएगा। और जब मान लो मैंने कहा कि d की वैल्यू 3 है मान लो, तो x क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस √3/2a। अब देखो ये रूट्स कैसे हो गए, इररेशनल हो गए, है ना। और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, है ना। तो इररेशनल रूट भी हमेशा इस टाइप के होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये कहानियां तभी सही हैं जब ए बी सी भी रैशनल हो। अगर ए बी सी इररेशनल हुए तो ये डी वाला खेल गलत हो सकता है ना। तो ये भी रूट्स के रैशनल होने की कंडीशन होती है, ध्यान रखो इसको। अच्छा अब देखो आगे एक और बात इंपॉर्टेंट, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q फॉर्म के हो वो भी रैशनल है, जो इंटीजर है वो भी रैशनल है, ध्यान रखना। अच्छा देखो अब इसमें एक बात और समझो इंपॉर्टेंट, देखो वही है कि अगर मान लो a हो जाए 1 और b और c हो जाए इंटीजर्स और d हो जाए परफेक्ट स्क्वायर,
अगर ये तीन चीजें हो जाएं तो ऐसे में जो रूट्स होते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, रूट्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब रूट इस टाइप के होंगे, x की वैल्यू इधर इस टाइप की आएंगी, 1 2 3 0 या -1 -2 इस टाइप की x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये इंटीजर्स है। कब, जब a 1 हो, केवल 1, और b c कैसे हो, इंटीजर, और d कैसा हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ध्यान रखना इंटीजर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये अक्सर ये लोग एग्जाम में पूछते हैं कि रूट्स इंटीजर की कंडीशन क्या है ना, रूट्स के इंटीजर होने की आखिर कंडीशन क्या है, ये बात ध्यान रखना। इन पर क्वेश्चन कम बनते हैं, इन पर क्वेश्चन बहुत रेयर बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बनेंगे इसमें तो वो रियल और इमेजनरी वालों पर बनते हैं। ये कंडीशन दिमाग में रखनी है क्योंकि इनका कई बार यूज हो जाता है, ठीक है ना। लिखो जरा ध्यान से इनको। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 परतों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए। देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं, ये क्वेश्चन मैं लिखूं तो क्या हुआ, ये एक्चुअली दोनों तरफ से सारी चीजें कट जाएंगी, तो इसके इनफाइनाइट रूट्स आएंगे क्योंकि ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो जैसे x को 1 रखेंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा, 2 भी सेटिस्फाई करेगा, 0 भी करेगा, 1/2 भी करेगा, x की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके क्या होंगे, इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट रूट्स। क्या हो जाएंगे इसके, इनफाइनाइट रूट्स। तो ध्यान रखना, वैसे इसमें खास बात देखो क्या है, इसमें खास बात देखो ये है, जैसे इधर x² का कोफिशिएंट 1 है तो इधर भी 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म 1 है तो इधर भी कांस्टेंट टर्म 1 है। तो ऐसी चीजों को इक्वेशन नहीं कहते हैं, ऐसी चीजों को कहा जाता है आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है इनको, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के हमेशा इनफाइनाइट रूट्स होते हैं, इस बात को ध्यान दो। आइडेंटिटी के जो नंबर ऑफ रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और आइडेंटिटी की खास बात क्या होती है, इसमें दोनों तरफ सेम पावर के कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं, है ना, हमेशा सेम पावर के कोफिशिएंट हमेशा बराबर होते हैं। और यहाँ देखो ऐसा कहें कि अगर हम इनको एक तरफ ले आए, जैसे x² - x², 1 - 1 = 0, तो मतलब x² का कोफिशिएंट 0 हो गया और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट भी 0 हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो अगर सब कुछ एक तरफ है, अगर सब कुछ एक तरफ है, अब देखो ये मतलब क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक। आइडेंटिटी कैसी भी हो सकती है, आइडेंटिटी क्यूबिक भी हो सकती है और आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है। देखो जैसे ये भी एक आइडेंटिटी है, बात समझे ना। अच्छा, तो आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन सभी की सेम है कि जैसे मान लो सारे टर्म अगर एक तरफ है और अगर मान लो ये आइडेंटिटी है, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसमें x² का कोफिशिएंट 0 होगा, कांस्टेंट भी 0 होगा और x का टर्म भी 0 होगा, अगर सारे टर्म एक तरफ है तो। और अगर सारे टर्म एक तरफ नहीं है, जैसे मान लो a1x² है, b1x + c1 बराबर a2x² b2x + c2 है, और अगर मान लो ये आइडेंटिटी है, अगर मान लो ये आइडेंटिटी है तो इसमें a1 बराबर a2 होगा, b1 बराबर b2 होगा और c1 बराबर c2 होगा। दोनों तरफ सेम पावर के कोफिशिएंट 0 होंगे अगर इस टाइप से लिखा है, और अगर एक तरफ ले आए
तो सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे। किसमें? आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक में भी हो सकती है, क्यूबिक में भी हो सकती है, लीनियर में भी हो सकती है। देखो ध्यान देना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स दो ही होते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, इक्वेशन से मतलब वही पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही रूट्स होंगे, और अगर उसके रूट्स दो से ज्यादा हुए तो कन्फर्म है कि वो आइडेंटिटी होगी। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स हो जाए या 4 रूट्स हो जाए या 5 हो जाए ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई तो उसके रूट्स केवल 2 ही होंगे, और अगर मैं ये कहूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब फिर वो क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी, और उसके रूट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। ध्यान रखना, अगर कोई ये कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा हैं तो समझ लेना कि अब वो इक्वेशन नहीं है, अब वो आइडेंटिटी है, और उसके रूट्स तुरंत इनफाइनाइट हो जाएंगे। फिर ना 3 होंगे, ना 4 होंगे, ना 5 होंगे, सीधे इनफाइनाइट होंगे। हर जगह यही है। अगर मान लो कोई ये कहे कि क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के तो 3 ही रूट्स होंगे, लेकिन अगर कोई कहे कि भाई देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स 3 से ज़्यादा हैं तो समझ जाना कि अब वो आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के रूट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। हर जगह यही चीज़ है, ध्यान रखना। तो मतलब इसमें इस बात को जरा लिखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आइडेंटिटी में ध्यान रखना कि अगर एक तरफ सब है तो सबके कोफिशिएंट 0 होंगे, और अगर दोनों तरफ टर्म है तो उनके सेम पावर के जो कोफिशिएंट हैं वो बराबर होंगे। अब ये मैंने क्वाड्रेटिक को लिया है, ये क्यूबिक भी हो सकता है। क्यूबिक हुआ तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सेम करना है, एक्स स्क्वायर का सेम करना है, सबके सेम करने हैं। देखो ध्यान दो, है ना। और इसमें ध्यान रखना बीच में एंड है, A0 एंड B0 एंड C0, यहाँ पर भी बीच में एंड है। ध्यान रखना ये सब कि ये इसके बराबर, एंड ये इसके बराबर, एंड ये इसके बराबर, इसमें हर जगह एंड है, ये बात ध्यान रखना। देखो जैसे क्या होता है, यहां पर काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि इफ a स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हैज 3 रूट्स, फाइंड a। अगर इसके 3 रूट्स हैं तो बताइए a क्या होगा। अब देखो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कह रहे हैं रूट्स 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 रूट्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये क्या है? एक आइडेंटिटी है, ये कन्फर्म हो गया। जैसे ये कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 से ज़्यादा हैं, 3 कह दें, 4 कह दें, 5 कह दें, कुछ भी कह दें, तो समझ जाना कि अब वो एक आइडेंटिटी है और उसके रूट्स इनफाइनाइट होंगे सीधे। फिर 3, 4, 5 पे नहीं रुकेंगे। या मान लो क्यूबिक इक्वेशन है और कह दें कि उसके रूट्स 3 से ज़्यादा हैं, कुछ भी कह दें, तो समझ जाना कि फिर वो एक आइडेंटिटी है और उसके रूट सीधे इनफाइनाइट होंगे। अब देखो ये एक आइडेंटिटी हो गई, है ना, और इसके रूट्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। रूट्स आर इनफाइनाइट। अब समझो, अगर ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 0 होगा, एंड एक्स का कोफिशिएंट भी 0 होगा, एंड ये कांस्टेंट टर्म भी 0 होगा। बीच में एंड होगा, ध्यान रखना। a भी 0, एंड b भी 0, एंड c भी 0। तो यहां से a क्या मिलेगा? a स्क्वायर बराबर 1, a बराबर प्लस माइनस 1। यहां से a क्या मिला? -1, और यहां से a क्या मिलेगा? प्लस माइनस 1। अब देखो चूंकि बीच में एंड है और सेम वेरिएबल है तो इसका मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो a की वैल्यू क्या मिलेगी? -1। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये मत समझना कि 2 आंसर आ गए, a बराबर प्लस -1, मजा आ गया ना। अकेला आंसर जो a का होगा वो क्या होगा? -1 होगा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन गई। क्यों आइडेंटिटी बन गई? क्योंकि इसने बोला है कि इसके 3 रूट्स हैं और इक्वेशन के रूट्स 3 से ज़्यादा होते नहीं। इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी है तो फिर उसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे और सारे कोफिशिएंट 0 करने होंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके क्वेश्चन अक्सर हमसे पूछे जाएंगे।
ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है, बच्चों को समझ में नहीं आता कैसे करेंगे, ठीक है ना। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, रहे कोई 100 पर तो मैं डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए। देखो मान लो मैं ये सेम क्वेश्चन आपको दे दूं, मान लो मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। मैंने कहा इसके 3 रूट्स हैं, तो बताइए एक क्या होगा। तो तुम समझ गए कि भाई इसके रूट्स 3 हैं, मतलब ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी है तो क्या होगा, ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा एंड ये भी 0 होगा, सब 0 होगा, ठीक। यहां से a क्या आएगा, +-1, यहां से a क्या आएगा, -1, यहां से a क्या आएगा, -2। देखो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लो, क्योंकि सेम वेरिएबल है, इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ये क्या है, -1 और 1, ये क्या है, खाली -1, और ये क्या है, खाली -2। तो इन तीनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो क्या तीनों में कुछ कॉमन है, नहीं, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा a बिलोंग्स टू 5, मतलब नो वैल्यू ऑफ a, क्योंकि कुछ भी तीनों में कॉमन नहीं है। ऐसा a चाहिए जो तीनों में दिखाई दे, और तीनों में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नो वैल्यू ऑफ a, दैट मीन्स a बिलोंग्स टू 5। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, छोटा और इफेक्टिव, परेशान करने वाला। ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं आखिर इसको कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रखना। और ये एक जनरल क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक तो बेटा बस नाम का है, वो पूछ उससे हमसे पूरा ये क्वेश्चन लेता है। लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने। देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दिस इक्वेशन हैज x² + px - 1 = 0 हैज रैशनल रूट्स, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। मतलब इस इंटरवल में p की कितनी वैल्यूज आएंगी अगर इसके रूट्स रैशनल हैं तब। तो देखो रैशनल रूट्स के लिए क्या चाहिए, a है 1, b क्या है p, c क्या है -1, तो a b c तीनों रैशनल हैं, होने चाहिए। अब हमें d क्या चाहिए, d क्या होता है, b² - 4ac, तो b² कितना हो गया बोलो, p का स्क्वायर -4, a है 1 c है -1, तो p² + 4 हो गया, ये b की जगह p आ गया, और a है 1 b -1, तो d आ गया। तो इस d को क्या चाहिए, हम इस d को क्या चाहते हैं, इस d को हम परफेक्ट स्क्वायर चाहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, चूंकि p क्या लेना है, -5 और 5 के बीच में लेना है p को। तो सोचो, अच्छा p की वैल्यू कैसी लेनी है, इंटीजर। जैसे सोचो अगर हम p को 0 लें तो d क्या बनेगा, 4, परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे, ठीक। अगर हम p को 1 लें
तो डी क्या बनेगा 5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पी को 2 लें तो डी क्या बनेगा 4 + 4 8, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पी को 3 लें तो क्या बनेगा 9 + 4 13, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डी को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। पी को अगर हम 4 लें तो 16 + 4 20, तो यहाँ भी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। पी को 5 लें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि 25 + 4 कितना होगा 29। तो P -5 से 5 जाना। इसी प्रकार अगर P को -1 लेंगे तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि भाई स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, फिर 5 बनेगा, इस पर भी नहीं बनेगा, क्योंकि -5 से 5 तक देखना होगा। P को -2 लेंगे तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि 4 + 4 8, कोई फायदा नहीं, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रैशनल नंबर चाहिए, है ना। जैसे ये तो 2 का स्क्वायर हो गया, अब 8 है, मान लो D 8 आया, तो फिर वो √8 का स्क्वायर हुआ, इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहेंगे ना, है ना, क्योंकि अंदर का नंबर रैशनल होना चाहिए। रैशनल का मतलब इंटीजर होना चाहिए यहाँ पर। तो P को -3 लेंगे तो फिर वही आएगा जो 3 लेने पर आया था, 9 + 4 13, कोई फायदा नहीं। -4 लेंगे तो फिर वो 20 आएगा, कोई फायदा नहीं। -5 लेंगे तब भी कोई फायदा नहीं। तो इसका मतलब P की अकेली वैल्यू मिली 0, तो केवल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितना हुआ 1, एक वैल्यू मिली। ये नहीं पूछा P की वैल्यू क्या है, पूछा कितने आंसर आएंगे, कितने आदमी थे, है ना। तो पूछा कितने आंसर आएंगे, तो आंसर केवल 1 आएगा। मतलब अब इसका मतलब P की वैल्यू 1 नहीं है, P की वैल्यू तो 0 है, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ P कितना हो गया 1 हो गया, ध्यान रखना ये बात, ठीक है ना। तो एक आंसर आया। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बना देते हैं, है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछते हैं। ये नहीं पूछेंगे P क्या होगा, क्योंकि P क्या होगा तो बच्चा क्रॉस चेक करके देख सकता है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब P को 0 रख सकते हैं। देखो जैसे अगर हम P को 0 रखें, P की वैल्यू 0 रखें तो क्या हुआ, x² - 1 = 0, तो x² = 1। देखो आंसर आ गया ना, दोनों रूट्स रैशनल आ गए। +1 -1 दो आंसर आए, दोनों रूट्स कैसे हैं, रैशनल है। P = 0 रखने पर देखो रूट्स रैशनल आ रहे हैं। P की और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ये इंटरवल बढ़ाएंगे तो P की वैल्यू बन सकती है ज़्यादा, है ना। अगर ये इंटरवल बढ़ाएंगे तो P की वैल्यू बन सकती है। जैसे P को 6 रखें तो 36 और 4, नहीं कोई फायदा, है ना। एक्चुअली क्या है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, परफेक्ट स्क्वायर के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। जैसे कि मान लो परफेक्ट स्क्वायर पहला क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है। देखो परफेक्ट स्क्वायर के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। तो मतलब जैसे अगर आपने P को 5 लिया तो ये कितना हुआ 25 में 4 ऐड करने से अगला परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 25 में फिर ये 11 ऐड करेंगे तो अगला स्क्वायर मिलेगा, फिर उसमें हम 13 ऐड करेंगे तो अगला स्क्वायर मिलेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर के जो बीच का गैप है आगे जाके बढ़ता जा रहा है, तो आगे आपको P की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। क्योंकि जैसे मान लो आपने P को 6 लिया तो 36 आया, अब 36 में 4 ऐड करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो आगे आपको P की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं, आप कितने भी आगे P को चेक करते रहिए, P की अकेली वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बीच का गैप देखो ये बढ़ता जा रहा है। तो मतलब ये इंटरवल ना भी दें तब भी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि P की वैल्यूज क्या होगी, क्योंकि आगे जाके आपको, क्योंकि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि P की वैल्यू आप इंटीजर लोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन ही जाएगा, क्योंकि ये टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर में जब 4 जोड़ोगे तो अगला परफेक्ट स्क्वायर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के बीच का गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक, और 100 आवर्स में लेक्चर थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट जो है वो 40-45 मिनट के वीडियो बनाने की है, बहुत लंबे वीडियो में नहीं बनाता हूँ। तो नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 100 डेज़ के अंदर ही आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। टेंशन नहीं पालिए, एक दिन में 2 वीडियो भी आ सकते हैं, कई बार 3 भी आ सकते हैं, लेकिन 100 डेज़ में कोर्स पूरा होगा, कोई टेंशन नहीं पाना, और वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। कभी कभार गैप भी हो सकता है, तो ये मत कहना सर मैं मुकदमा ठोक दूंगा आपने गैप कर दिया। अरे यार सर हैं, थोड़ा उन्हें भी तो अपने अंदाज में जीने दो यार, ठीक है ना। चलो बच्चों कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।